नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समाज कार्य के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और आंसर कैसे लिखे इसके बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सोशल वर्क क्या है, इसके नेचर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज के क्लास में हम लोग समाज कार्य विषय के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे कि समाज कार्य का विषय एक्चुअली क्या है। जब आप इसकी प्रकृति समझ लेंगे कि समाज कार्य विषय वास्तव में क्या है, तो आंसर लिखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके आंसर में सोशल वर्क का थोड़ा फ्लेवर आएगा और उसकी वजह से आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि समाज कार्य विषय है क्या चीज़। समाज कार्य सहायता करने की एक प्रक्रिया है। सहायता किसकी करता है? वो व्यक्ति की, समूह की, समुदाय की। ठीक है। सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणता व मानवीय संबंधों के ज्ञान पर आधारित है। वह व्यक्ति की, समूह की या समुदाय की सहायता इस प्रकार करता है कि व्यक्ति, समूह या समुदाय, इनको हम कंबाइंड रूप से सेवार्थी कहते हैं। तो सेवार्थी की सहायता वह इस प्रकार से करता है कि वह आत्मनिर्भर हो जाए, अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम इसको परिभाषित करें तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्राविधिक निपुणता और मानवीय संबंधों के ज्ञान पर आधारित है और यह व्यक्ति, समूह या समुदाय की इस प्रकार सहायता करता है कि वह आत्मनिर्भर हो जाए अपनी समस्याओं के समाधान करने में। ठीक है। अब इन टर्म्स को थोड़ा हम एलिबरेट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है कि यह एक व्यावसायिक सेवा है। व्यावसायिक सेवा होने का तात्पर्य है कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। किसी भी कार्य को आप व्यवसाय कब कहते हैं? उसके अंदर जब सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं तभी हम उसे व्यवसाय कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं कि व्यावसायिक सेवा होने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? कोई बौद्धिक क्रिया होनी चाहिए, बौद्धिक प्रक्रिया होनी चाहिए। बौद्धिक प्रक्रिया का तात्पर्य यह है, जैसे भीख मांगने को आप व्यवसाय नहीं कह सकते, कोई भी मांग सकता है। ठीक है। बौद्धिक प्रक्रिया जिसमें कुछ ज्ञान इन्वॉल्व हो, जैसे कि अगर हम कहें वकालत, तो वकालत के लिए आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके लिए आपको टैक्स रिलेटेड कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे चिकित्सक, उसके लिए आपको मेडिकल साइंस की, कैसे चिकित्सा करते हैं उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यानी कि एक बौद्धिक प्रक्रिया होनी चाहिए सबसे पहले। तो किसी भी कार्य के व्यवसाय होने के लिए सबसे पहली शर्त कि एक बौद्धिक प्रक्रिया। दूसरा वो क्या हो? शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर आधारित होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कोई भी गए और जाके प्रैक्टिस करने लगे उस बात की। कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। एक झोला छाप डॉक्टर को हम डॉक्टर के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई नहीं की होती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली होती है उस चीज के लिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षण व प्रशिक्षण पर आधारित होना चाहिए। तीसरी चीज कि उसके कुछ अपने विशिष्ट सिद्धांत होते हैं। हर व्यवसाय के अपने कुछ अलग अलग सिद्धांत होंगे। एडवोकेट के पास जाएंगे तो उसके कुछ अलग प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके कुछ अलग सिद्धांत हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो शरीर विज्ञान के संदर्भ में उसके सिद्धांत है कि शरीर कैसे फंक्शन करती है, कैसे रिएक्शन करती है। इसी तरह से वकालत के भी अपने अलग सिद्धांत होंगे। तो किसी भी व्यवसाय के लिए कुछ विशिष्ट सिद्धांत का मतलब कि वो सिद्धांत सिर्फ उसी व्यवसाय में एज इट इज प्रयोग होते हैं, दूसरे जगह वो सिद्धांत फिर दूसरे रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है। विशिष्ट प्रविधियां व निपुणता, तो हर व्यवसाय की अपनी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होंगी। ठीक है। और उन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए कुछ स्किल्स या कुछ कौशल की जरूरत पड़ती है। और वो कौशल भी कहां से आता है? शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से आता है। आपके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स होगी। जैसे कहते हैं ना कि किसी के पास कुछ विशेष गुण होते हैं तो उसको ये बनना चाहिए। जैसे किसी में बोलने की क्षमता ज्यादा हो तो उसको वक्ता बनना चाहिए। ठीक है। किसी की ड्राइंग अच्छी हो तो उसे पेंटर बनना चाहिए, आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो कुछ गुण आदमी में होते हैं और उन्हीं गुणों को हम अगर ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक ऐसे लेवल पे आते हैं जिसको कि वो व्यवसाय के रूप में अपना सकता है। तो कुछ विशिष्ट प्रविधियां व निपुणताएं होनी चाहिए। फिर वो जीविकोपार्जन का साधन बनना चाहिए, यानी उस काम को करने से हमें कुछ अर्निंग हो सके, तो इसे हम लोग आर्थिक सुरक्षा कहेंगे या जीविकोपार्जन का साधन होना चाहिए वो। यानी जैसे एक डॉक्टर अगर आपकी चिकित्सा करता है तो उसके बदले वो फीस लेता है और उसी फीस से उसका जीविकोपार्जन चलता है। ठीक है। तो इसी प्रकार समाज कार्य के लिए भी अगर आप प्रैक्टिस करने जाते हैं, समाज कार्यकर्ता जो है
जब भी किसी की सहायता करेगा, चाहे वो समूह की सहायता करे, चाहे व्यक्ति की सहायता करे या समुदाय की, तो उसके बदले में वो कोई ना कोई फीस लेता है। ठीक है, किसी संस्था से जुड़ा हुआ है तो संस्था उसको सैलरी देती है, जैसे डॉक्टर किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल उसको सैलरी देती है, उसी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता को भी एक सैलरी मिलती है। ठीक है। व्यवसायिक संगठन, किसी भी व्यवसाय के लिए उसका एक संगठन का होना अनिवार्य है। तो जैसे डॉक्टर से रिलेटेड बहुत सारे संगठन है, जो सेल्स संस्था है वो उनके नियमन करती है। ऐसे ही बार काउंसिल है, जो वकीलों की एक संस्था है, जो वकीलों के संबंध में नियम बनाती है, कानून बनाती है कि कैसे हमें इस व्यवसाय को करना है। तो ऐसे ही समाज कार्य के संदर्भ में भी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, भारत में भी और विदेशों में भी। तो किसी भी क्रिया के व्यवसाय होने के लिए उसका एक व्यवसायिक संगठन होना भी जरूरी है। आचार संहिता, किसी भी कार्य को आप करते हैं, किसी भी व्यवसाय करते हैं, तो उसमें सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स या कुछ आचार्य संहिता का पालन करना होता है। आपके कुछ आचरण के संबंध में नियम होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है हर हालत में, तो इन्हें हम लोग कहते हैं आचार संहिता। जैसे डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के साथ ही आचार संहिता होती है कि वो किसी भी मरीज को डिनाई नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। तो मरीज जिस भी सिचुएशन में आए उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब मरीज आए तो उसकी वो देखभाल नहीं करेगा। हाँ, उस अपनी फीस जरूर लेगा, लेकिन फीस अगर देने में मरीज कैपेबल है तो वो दिखने में कैसा है, छोटा है, बड़ा है, दिखने में अमीर लगता है, दिखने में गरीब लगता है, इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से तो ये क्या हुआ, एक नैतिक आचरण के संबंध में कुछ नियम है कि डॉक्टर को ये फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से वकीलों के संदर्भ में भी कुछ नैतिक नियम है कि कोर्ट का सम्मान करेगा, जज का सम्मान करेगा, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। इस तरह के कुछ नियम है जो वकीलों को पालन करना होता है। ऐसे ही समाज कार्य के संदर्भ में भी नियम है कि भाई वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को समझेगा, व्यक्ति की महत्ता को समझेगा, प्रजातांत्रिक भावनाओं का सम्मान करेगा, सभी को समान समझेगा। तो इस तरह के कुछ नैतिक आचरण के नियम है कि भाई उस संस्था के विषय में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जो सेवार्थी है जिसकी वो सहायता कर रहा है उसके बारे में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसे गोपनीयता रखेगा, उसके संबंध में जो आंकड़े उसको मिल रहे हैं वो किसी से ऐसे ही शेयर नहीं करेगा जब तक कि आवश्यक न हो। तो इस तरह के कुछ नैतिक नियम होंगे जो एक समाज कार्यकर्ता को फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं आचार संहिता। तो चिकित्सक की भी देखेंगे आप, कोड ऑफ एथिक्स होगा, वकीलों के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करते हैं उनके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स है। उसी तरीके से समाज कार्यकर्ता के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन, सोसाइटी उसको व्यवसाय के रूप में एक्सेप्ट करती हो। जब तक समाज के द्वारा उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वो पूर्ण व्यवसाय का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक है। इस पे एक प्रश्न बनता है कि एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य की स्थिति का वर्णन कीजिए। एक सामान्य सा प्रश्न हो गया, या भारत के संदर्भ में समाज कार्य क्यों एक अर्ध व्यवसाय है, विवेचना कीजिए। तो अब पहली बात तो हम लोग मानते हैं, या समाज कार्य के जो भी विषय पढ़ते हैं वो ये मानते हैं कि समाज कार्य एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय होने के लिए इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा गया कि समाज कार्य एक व्यवसाय है, विवेचना कीजिए, तो आप इन्हीं पॉइंट्स पे दिखाएंगे कि क्यों ये एक व्यवसाय है। जैसे बौद्धिक प्रक्रिया, तो इसमें भी सर्टेन स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। इसका भी शिक्षण प्रशिक्षण है, जैसे समाज कार्य में हम लोग MSW ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, PhD करते हैं समाज कार्य में, तो वहां पे ट्रेनिंग मिलती है। समाज कार्य जो पढ़ रहे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, साथ ही फील्ड जॉब भी करनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है। ऐसे ही समाज कार्य के अपने विशिष्ट सिद्धांत हैं, ऐसे ही विशिष्ट प्रविधियां हैं, कुछ स्पेशल गुण चाहिए, कुछ कौशल चाहिए, मानव के संबंधों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे बताया ना कि मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। तो मानवीय संबंधों का ज्ञान मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरा क्या कहना चाहता है, उसके किसी व्यवहार का क्या उद्देश्य है, यह हर आदमी के अंदर अलग गुण होता है जिसे आप शिक्षण और प्रशिक्षण के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो सोशल वर्क में भी ये गुण होते हैं। आर्थिक सुरक्षा, अब आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो विदेशों में समाज कार्य पूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है, पश्चिमी देशों में। पर भारत में अभी क्या है कि परंपरावादी सोच है। सहायता करने की क्रिया को हम लोग क्या मानते हैं, परोपकार का साधन मानते हैं। इसके बदले में किसी को पे करना अब की परंपरा ही नहीं रही है। मतलब किसी ने किसी की मदद की तो हम जानते हैं चलो ठीक है, फ्री में मदद कर दिया, कोई पैसा नहीं देना है उसको। लेकिन विदेशों में क्या है कि ये एक व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका है। तो लोग मानते हैं कि जैसे डॉक्टर से आप जाते हैं सहायता लेने के लिए तो उसको फीस देते हैं, वैसे ही समाज कार्यकर्ता के पास आप जाएंगे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तो उसको भी फीस देंगे। तो अब अर्ध व्यवसाय की जहां तक बात आएगी तो भारत में यही चीज नहीं हो पाती है कि अभी आर्थिक सुरक्षा नहीं है।
या हम लोग समाज कार्यकर्ता को एक प्रोफेशनल के रूप में नहीं देखते हैं, उसको पेमेंट करने में हमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि इसको क्यों पेमेंट दें। हमारी पारिवारिक समस्या थी, उसे सुलझा दिया, ठीक है, ये तो मानव सहायता वाली बात है, हम क्यों पेमेंट करें। तो इस तरह की टेंडेंसी है, इसकी वजह से थोड़ा सा समाज कार्य व्यवसाय को जो है व्यवसाय का दर्जा भारत में नहीं मिल पाता है। ठीक है, व्यवसायिक संगठन तो भारत में भी समाज कार्य के संबंधित कुछ संगठन है, लेकिन एक शीर्ष संगठन का होना अनिवार्य है जिसको कि सभी लोग मानते हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हर एक वकील को उसके अंडर में काम करना पड़ता है। ऐसे ही मेडिकल के फील्ड में है, शीर्ष संस्था है। समाज कार्य के संदर्भ में थोड़ी इस बात की कमी इंडिया में है, जैसे अमेरिका में तो एक शीर्ष संस्था है और सभी समाज कार्य की सेवा देने वाली संस्थाओं को उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में इस चीज की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आचार संहिता की बात है, जब शीर्ष संहिता ही आचार संहिता बनाती है, तो जब शीर्ष संस्था ही नहीं है तो एक कहते हैं ना वेल एक्सेप्टेड, जो सभी को स्वीकार है, ऐसी आचार्य संहिता भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। नॉर्मली अमेरिका में जो आचार्य संहिता बनी है हम लोग उसी को यूज करते हैं, जो समाज कार्यकर्ता होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में कोई ऐसे विशिष्ट आचार संहिता नहीं बनी है, क्योंकि ये समाज से बहुत ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, व्यवसाय है, इसलिए वहां के समाज की संस्कृति के अकॉर्डिंग आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए। जैसे महिलाओं की कोई सहायता करनी हो तो विदेशों में खुलापन ज्यादा है, तो वहां किसी महिला के साथ अगर आप अकेले बैठ के चिकित्सक बात कर रहा है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल चीज है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ी एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी देहाती क्षेत्रों में अभी देखिए तो पति वहां साथ में बैठा ही रहता है अगर महिला किसी डॉक्टर के पास भी जा रही है तो इस तरीके से थोड़ी सामाजिक अनुमोदन की भी समस्या है। यहाँ पे अभी हम लोग परंपरागत रूप से समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में मान ही नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो सामाजिक अनुमोदन की भी थोड़ी सी समस्या है। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि भाई समाज कार्य एक व्यवसाय है, विवेचना कीजिए, तो आप इन्हीं कसौटियों पर समाज कार्य को कसेंगे कि कैसे ये व्यवसाय है। और जब पूछेगा कि विवेचना करने का मतलब कि फिर आप उसकी कमियां भी बताएंगे कि किन कारणों से भारत में या इन पैरामीटर से भारत में ये अभी पूरी रूप से व्यवसाय का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। ठीक है, अब आते हैं प्राविधिक निपुणता, मानवीय संबंधों का ज्ञान। समाज कार्य जो कि सामाजिक और मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करता है, इसलिए इसमें मानव के आपसी संबंधों और मानव के आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का, बाह्य थिंकिंग का, सोचने के तरीका का, उनके समाज के साथ, समूह के साथ अंतरक्रिया का, यानी मानव एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इन संबंधों का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे प्रभावित होता है, कैसे उसको प्रभाव डालता है उसके ऊपर, उसकी अपनी सांवेगिक विचारधाराएं क्या हैं, वो किस प्रकार से सोचता है, उसके मनोभाव क्या हैं, इन सब चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है किसी भी सेवार्थी की सहायता करने के लिए। ठीक है, और ये तीन सेवार्थी के रूप में तीन लोगों की सहायता करता है, किसी व्यक्ति की, समूह की, किसी व्यक्ति की, समूह की या समुदाय की। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। जैसे कोई व्यक्ति है, ऑफिस में काम करता है, घर से उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति आ जाती है। कई बार बहुत सारे लोगों को आती है, ये आधुनिक जीवन शैली की जो है देन है। तो इसमें कई बार व्यक्ति को क्या होता है कि इस तनाव को वो झेल नहीं पाता है, उस स्थिति में उसके साथ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, वो घर पे मारपीट करने लगता है, ऑफिस में जो है वो गलत व्यवहार करने लगता है, और इस कारण से उसकी समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। तो अब ये एक मनोसामाजिक समस्या है। ठीक है, तो इस तरह के व्यक्ति की सहायता समाज कार्यकर्ता करता है। समूह की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए विकलांग बच्चों का समूह है, तो उनकी एक सामान्य सी समस्या हो गई समूह के रूप में, तो एक समूह के रूप में उस सेवार्थी की सहायता करेगा। समुदाय की बात करते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय हो गया, शहरी समुदाय हो गया, मलिन बस्तियां हो गई। समुदाय में कई तरह के समूह होते हैं, कई विशेष प्रकार के अलग अलग तरह के समूह होंगे, लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन होता रहता है। तो इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कई सारे समूह जिनका दैनिक आपस में क्रियाकलापों में संपर्क होता है, उन्हें हम लोग समुदाय कहते हैं। तो उनकी भी अलग समस्याएं हो सकती हैं। जैसे अगर कोई मलिन बस्ती है तो वहां पे पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सफाई की समस्या है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं के समाधान में भी समाज कार्य सहायता करता है। ठीक है,
अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समाज कार्य सहायता तो जरूर करता है, लेकिन वो इस प्रकार से सहायता करता है कि सहायता करने के बाद वो सेवार्थी जो है कम से कम उस समस्या के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य कि अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद करने लगे। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेट में दर्द है, डॉक्टर बताया कि आप इस तरह का खाना खाते हैं, इस वजह से आपको दर्द हो रहा है। अगर डॉक्टर ने सिर्फ आपको दवाई दे दी, आप चले गए, आपको ये नहीं बताया कि किस वजह से ये समस्या हो रही थी, तो आप फिर जाएंगे, फिर वैसा खाएंगे, फिर दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसी समस्या के लिए आप बार बार जाएंगे। बट अगर डॉक्टर ने आपको बताया, आपका टेस्ट किया कि ये समस्या आपको इस वजह से हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उन वजहों को अब दूर रखेंगे, तो अब पेट दर्द की समस्या आपको नहीं होगी अगर उसी कारण से हो रही थी। तो समाज कार्यकर्ता भी इसी तरह के सहायता करता है कि आप उस समस्या के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो जाए, फिर आपको समस्या ना आए, और अगर आती भी है तो आपको पता चल जाए और आप उसका समाधान करने में अपने आप सक्षम हो जाए। ठीक है, तो ये तो है समाज कार्य विषय की, मतलब ये एक सहायता करने की प्रक्रिया है, व्यक्ति की, समुदाय की, समूह की, और एक व्यवसायिक सेवा है, वैज्ञानिक ज्ञान, मानव संबंधों के ज्ञान और प्राविधिक निपुणता पर आधारित सेवा है। अब हम देखते हैं कि समाज कार्य की प्रक्रिया क्या है। भाई समाज कार्य सहायता करता है, सहायता करने की एक प्रक्रिया होगी। जैसे अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई समस्या है या किसी भी मरीज को कोई समस्या है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर आपसे आपकी समस्या के बारे में पूछता है, जानकारी इकट्ठा करता है, आपकी जानकारी के आधार पर कुछ वो टेस्ट लिखता है, कुछ सैंपल्स आपसे लेता है, जैसे आपके थूक का सैंपल ले लिया, ब्लड का सैंपल ले लिया, यूरिन का सैंपल ले लिया, और उन सैंपल के ऊपर वो एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद कुछ उसको रिजल्ट मिलता है कि अच्छा ठीक है, इन्फेक्शन है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, राइट। सो इस तरह की चीजों को वो एनालिसिस करके पता लगाता है कि आपकी समस्या का एक्चुअल में कारण क्या है। जब कारण का पता लग जाता है, तब उस कारण के आधार पर ही वो आपको दवाइयां देता है या आपके इलाज की प्रक्रिया शुरू करता है। कोई जरूरी नहीं कि दवा दे ही, फिजियोथेरेपी बता सकता है, ठीक है, तो आप कुछ मेडिसिन खा रहे हो जरूरी नहीं है, फिजियोथेरेपी से भी वो चीज आपकी हो सकती है ठीक हो जाती हो, या कुछ परहेज बता देता है कि ये चीजें मत खाइए, इस वजह से आपकी समस्या हो रही है। तो उसने क्या किया, 3 चीजें फॉलो की उसने। सबसे पहले तो उसने आपके बारे में तथ्यों की जानकारी ली, आपसे संबंधित, आपकी समस्या से संबंधित तथ्यों की जानकारी ली। उन जानकारी के आधार पर कारण का पता लगाने की कोशिश की। जब कारण पता लग गया तो उसने एक्चुअल में उपचार की प्रक्रिया शुरू की, आपको दवाई दी। इसी प्रकार समाज कार्य की प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है अध्ययन का। आप सेवार्थी अगर समाज कार्यकर्ता के पास पहुंचता है, तो समाज कार्यकर्ता उसके समस्या के संदर्भ में, उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उसके पर्यावरण के संदर्भ में सारे तथ्य इकट्ठा करता है। क्योंकि मनुष्य की समस्या जो है वो कई पक्षों से जुड़ी हुई हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको समस्या लग रही होती है कि यहां से है, पर वो उसका वजह कुछ और होता है। वो सामान्य रूप से हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर हमें समझ में आ जाता तब तो हम उसका समाधान कर ही लेते। लेकिन जब हम समाधान नहीं कर पाते तभी तो हम समाज कार्यकर्ता के पास जाते हैं, क्योंकि उसके पास विशिष्ट प्रविधि होती है, उसने ट्रेनिंग ली होती है इसी काम के लिए, तो वो आसानी से इस चीज को सॉल्व करता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले अध्ययन करेगा। तो ये समाज कार्य की ओवरऑल प्रक्रिया है। सबसे पहले अध्ययन करेगा। अध्ययन का मतलब हुआ कि आपसे संबंधित तथ्यों को कलेक्ट करना, यानी तथ्य फाइंड आउट करता है, ठीक है। तथ्य, चूंकि डॉक्टर क्या करेगा, ब्लड सैंपल लेगा, तो मनोज समाज कार्यकर्ता को ब्लड सैंपल लेने की जरूरत तो है नहीं। वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या करते हैं, आपके आर्थिक आय का स्रोत क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके संबंध कैसे हैं, बचपन में क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको इम्पैक्ट किया, या अभी आपके पर्यावरण की सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पे काम करते हैं, काम से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आपकी स्किल सेट क्या है, आपको गुस्सा कितनी जल्दी आता है, आप भावुक कितने हैं। इस तरह की तमाम फैक्टर्स हैं जो वो कलेक्ट करता है आपकी समस्या का समाधान करने के लिए या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब इन तथ्यों का वो विश्लेषण करता है। विश्लेषण यानी डायग्नोसिस, निदान। विश्लेषण करके वो कारण का पता लगाता है कि किस कारण से आपकी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पति पत्नी के बीच में तनाव एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है आज के समय में। पर कई बार होता क्या है कि पति पत्नी के बीच जो समस्या होती है उसका एक्चुअल कारण कुछ और हो सकता है। जैसे मान लो आपकी आय जो है बहुत ही सीमित है, पत्नी की इच्छाएं ज्यादा है, तो आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आपके बीच में
तनाव हो रहा है, तो अब आपके रिलेशनशिप प्रभावित होने लगे और ये एक ऐसे स्तर पर पहुंचे कि अब आप तलाक देने की नौबत तक आ गई है। लेकिन समस्या की जड़ आपसी खटपट नहीं है, समस्या की जड़ क्या है? आर्थिक है। इसी के साथ एक दूसरा पहलू जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी पत्नी शिक्षित है, काम करने में सक्षम है, लेकिन आपकी मानसिकता है परंपरावादी कि भाई पत्नी घर पे रहेगी, काम नहीं करेगी। तो आर्थिक समस्या की जड़ यह है कि आप पत्नी को काम नहीं करने देते, जबकि वो स्किल्ड है, वर्क कर सकती है, अर्न कर सकती है, आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आपकी समस्या पति पत्नी के बीच तनाव तलाक की समस्या है। जो दिखने वाली समस्या क्या है? वो तलाक की समस्या है। लेकिन समस्या का मूल कारण क्या है? आपकी खुद की मानसिकता और आर्थिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से ये तलाक की समस्या आ गई। आपको तो रेडली दिखेगा भाई वो हमारी बात नहीं सुनती है, जब जाते हैं तो झगड़ती है, या वो पत्नी कहेगी कि जब आते हैं ऑफिस से तो जैसा लगता है कि सर खा जाएंगे। तो टकराव होती है, लेकिन टकराव का मूल कारण जो है वो आर्थिक है और उसको आपने घर में बंद करके रखा है, नहीं जाने देते हैं काम करने, तो ये एक कारण उसके अंदर भी है। तो अब समस्या का सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है? आपसे जो तथ्य कलेक्ट किए उसने उनको आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करता है निदान के लिए। इसके लिए भी स्पेशल टेक्निक्स वो यूज करता है और इसके बेसिस पे वो उनका मूल्यांकन करके कारण का पता लगाता है। जब कारण का पता लग गया तब वो उपचार की प्रवृत्ति स्टार्ट करता है। अब उपचार में भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता है। परामर्श भी एक तकनीक होती है, साक्षात्कार करता है, दोनों लोगों को बैठा के साथ में क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन से वो लिंक करके कोशिश करेगा कि आपको समझ में आए कि कारण क्या है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी टेक्निक है जो हम लोग आगे अलग अलग मेथड जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि इस मेथड में क्या टेक्निक वो यूज करता है। ठीक है, तो ये समाज कार्य की ओवरऑल प्रक्रिया है। तो जब भी हम समाज कार्य की कोई भी प्रणाली पढ़ेंगे, कोई भी मेथड पढ़ेंगे, उसमें लगभग यही प्रक्रिया हर जगह अप्लाई की जाती है। कहीं कहीं पे हम किन्हीं स्टेप्स को और ज्यादा खोल देते हैं। जैसे अध्ययन में हो सकता है कि हम 2 और 3 स्टेप और जोड़ दें कि अध्ययन में इस चीज का अध्ययन करेगा, समूह का अध्ययन करेगा, समूह के अंदर के व्यक्तियों का अध्ययन करेगा, तो ये स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। बट जो मूल प्रक्रिया है वो यही है, अध्ययन, निदान, मूल्यांकन और उपचार। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो है इसी सीक्वेंस में चले ये जरूरी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग इसकी हमेशा अध्ययन से होगी, लेकिन ये इसी सीक्वेंस को फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, ये चक्रीय क्रम में चल सकती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप जाते ही डॉक्टर क्या करता है, आपसे आपकी हैबिट, आपकी बीमारी के बारे में, कुछ सिम्टम्स के बारे में पता करता है, तो उसको कुछ फैक्ट तो मिल गए। तो शुरुआत तो अध्ययन से हो जाती है कि उसको कुछ फैक्ट मिल गए, लेकिन उसी के साथ वो क्या करेगा, उस फैक्ट के आधार पर कुछ कारण का पता भी गेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उपचार डायरेक्टली आपको मेडिसिन भी कुछ देता है। जैसे आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, तो डॉक्टर को एग्जैक्टली नहीं पता कि कारण क्या है, आपसे कुछ फैक्ट उसने पूछे तो कुछ गेस किया, तो तुरंत आपको उसने क्या किया, पेन किलर दे दिया। यानी निदान अभी पूरा नहीं हुआ, निदान अभी फिर ब्लड सैंपल लेगा, एक्सरे कराएगा, जो भी कराएगा, लेकिन निदान अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने आपको कुछ मेडिसिन दे दी। ठीक है, इसी प्रकार समाज कार्य में भी क्या होता है, गए अध्ययन के लिए, कुछ फैक्ट मिले, उसी बेसिस पे उपचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसी के साथ साथ निदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बाद में जैसे जैसे नए फैक्ट मिलते जाते हैं निदान की प्रक्रिया में, अध्ययन की प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया जो है चक्रीय क्रम में चलती रहती है। ठीक है, शुरुआत अध्ययन से होगी लेकिन चलती रहती है चक्रीय क्रम में। ठीक, तो ये समाज कार्य की ओवरऑल प्रक्रिया है। अब हम आते हैं समाज कार्य की प्रणालियों के बारे में। ठीक है, तो समाज कार्य की प्रणालियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक प्रणालियां और द्वितीयक प्रणालियां। प्राथमिक प्रणालियों का मतलब वह है कि वो मेथड्स जो किसी सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं, और द्वितीय का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से सेवार्थी की सहायता नहीं देते हैं, लेकिन सेवार्थी को सहायता देने वाली जो प्रणालियां हैं उनको सहायता देती हैं। अब प्राथमिक के अंदर 3 प्रकार की प्रणालियां आती हैं। वैयक्तिक सेवा कार्य, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की समस्या जैसे पारिवारिक समस्या हो सकती है, किसी मंदित बालक की समस्या हो सकती है, किसी बुजुर्ग की समस्या हो सकती है, किसी रेप विक्टिम की समस्या हो सकती है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या हो सकती है, इस तरह के किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या हो सकती है। समूह कार्य में हम इन्हीं इंडिविजुअल व्यक्ति का एक समूह हो सकता है जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, जैसे मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनका एक समूह हो गया। अब उन समूह की सभी की एक कॉमन समस्या है, हालांकि उन सबकी अपनी इंडिविजुअल समस्या भी होगी, लेकिन एक कॉमन समस्या भी होगी। जैसे किसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का समूह, तो अब वो क्या है, स्कूल से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उनको, तो वो उनकी एक कॉमन समस्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन। तो समूह कार्य में हम इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनको एक समूह के रूप में ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी स्पेशल टेक्निक, स्पेशल प्रविधियों का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सामुदायिक संगठन। समुदाय का मतलब क्या होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में
रहने वाले कई सारे समूह जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे किसी ग्रामीण समाज में देख लीजिए तो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जो ग्रामीण समुदाय था उसमें अलग अलग वर्गों के लोग रहते थे जिनके काम बटे हुए थे, वो आपस में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, तो वो सेल्फ सस्टेन था, यानी आत्मनिर्भर थे अपने आप में। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई उनकी निर्भरता शहरों पर बढ़ती गई या दूसरे लोगों पर बढ़ती गई और वो समुदाय के रूप से बिखर से गए हैं। ठीक है, तो समुदाय का मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कई सारे समूहों का समूह जिसमें जो आपस में डे टू डे एक्टिविटीज में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सामुदायिक संगठन में भी हम लोग स्पेशल टेक्निक्स का यूज करेंगे, पर प्रक्रिया यही होगी सभी जगह, अध्ययन, निदान और उपचार। ठीक है, तो ये चीज है कि अब बात करते हैं द्वितीयक प्रणाली। द्वितीयक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य की जो भी सेवा प्रदान करते हैं या कार्यकर्ता जो भी प्रदान करता है वो किसी ना किसी संस्था के माध्यम से देता है। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल एक संस्था हो गई और डॉक्टर उसका एक कार्यकर्ता हो गया। तो ऐसे ही किसी संस्था से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, तो उस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बिना उस एडमिनिस्ट्रेशन के उस डॉक्टर को हेल्प नहीं मिल पाएगा। कहां पे फीस जमा करनी है, कहां पे दवाई मिलनी है, अब ये हर काम डॉक्टर नहीं देखता है। उसने आपको पर्ची लिखी बता दिया चले जाइए वहां पे मिल जाएगी आपको दवा, तो वहां पे दवाई देने वाला कोई अलग बैठा हुआ है। तो ये लेकिन दवाई देने वाला कब आएगा, कितने लोग बैठते हैं, इन सब से डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। ये काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करने वाला होता है वो करता है। ठीक है, तो ये समाज कल्याण की द्वितीयक प्रणाली है, क्योंकि ये किसी मरीज को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं दे रही है, ये डॉक्टर को सहायता दे रही है कि मरीज की सहायता देने में जो भी चीजें इन्वॉल्व हो वो आसानी से उसको उपलब्ध हो जाए। ठीक, इसी प्रकार समाज कार्य शोध, तो रिसर्च जो है क्या है, रिसर्च के माध्यम से ही हमें डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं। अब जैसे कोई भी रिसर्च हो रहा है, डॉक्टर का एग्जांपल लें तो मेडिकल साइंस में बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, वो किसी मरीज को तुरंत सहायता नहीं देते हैं। रिसर्च होता है, टेस्टिंग हो जाती है, जब फाइनली अप्रूव हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उस रिसर्च की टेक्निक को सीख लेता है और फिर उसे मरीज के ऊपर अप्लाई करता है। तो जिसने रिसर्च किया उसने किसी मरीज को ट्रीट नहीं किया। ठीक है, वो मरीज को डे टू डे लाइफ में ट्रीट नहीं कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। लेकिन रिसर्च से जो नई टेक्निक मिल रही है उसका उपयोग कौन कर रहा है? डॉक्टर। अब वो व्यक्ति कार्यकर्ता हो सकता है, समूह कार्यकर्ता होता है या सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता हो सकता है। ठीक है, तो समाज कार्य शोध ने किसी मरीज को प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं दी, लेकिन मरीज को सहायता देने वाले जो मेथड्स हैं उनको सहायता दे रहा है। इसी प्रकार सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया समाज में व्यापक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए परंपरावादी सोच है महिलाओं के प्रति हमारी, ठीक है, तो अब महिलाओं के प्रति जो परंपरावादी सोच है उसकी वजह से कई समस्याएं आती हैं सामाजिक स्तर पर, जैसे दहेज की समस्या। अब दहेज की समस्या से हर कोई पीड़ित हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिकता अधिकांश लोगों की उस सोसाइटी में ऐसी होती है कि वो उनके यहाँ जब जरूरत पड़ेगी तब वो भी पीड़ित हो जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो वो खुद दहेज लेते हैं। तो अब ये एक समाज की बड़े स्तर की समस्या हो गई। तो इसमें क्या होता है कि समाज की मानसिकता चेंज करनी होती है या सरकार के ऊपर दबाव डाल के कानून बनाने होते हैं जिसके माध्यम से हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक क्रिया भी किसी पर्टिकुलर सेवार्थी की सहायता नहीं करता है, ये ओवरऑल इन्वायरमेंट में चेंज करता है ताकि कोई उससे पीड़ित ना हो। अब अगर एक समाज में पूरे समाज की मानसिकता चेंज कर दी हमने तो दहेज की समस्या से कोई पीड़ित नहीं होगा। तो डायरेक्टली उसे सहायता नहीं की, उससे परिस्थितियों का निर्माण किया जिसकी वजह से उसको सहायता मिली। तो ये 6 मेथड्स हैं जिनमें से 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक प्रणालियां हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग वैयक्तिक सेवा कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वैयक्तिक सेवा कार्य अप्लाई होता है, किन किन समस्याओं पे अप्लाई होता है, किन किन तरह की समस्याओं पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, परिभाषा जहां तक है, कई लोग कहते हैं कि परिभाषा बहुत ज्यादा याद करनी है, इसमें तो बहुत ज्यादा परिभाषा आपको नहीं याद करनी है। जो 6 मेथड हम पढ़ाएंगे उन सभी से संबंधित 1 से 2 परिभाषाएं आपको याद करनी है। मैंने बहुत देखा है बहुत सारे लोगों को कि परिभाषा को जैसे किताब में लिखा है वैसे ही रटने की कोशिश करते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ ये समस्या रही है और रटने में बहुत ज्यादा एनर्जी वो वेस्ट करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी परिभाषाएं आप पढ़ते हैं वो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई होती हैं और हर एक बुक राइटर उसका अपने हिसाब से भावानुवाद करता है। ठीक है, अब एक वर्ड की कई सारी मीनिंग हो सकती है तो वो अपने हिसाब से उसका भावानुवाद करता है। तो आप हर परिभाषा की की टर्म्स याद रखिए, की टर्म्स याद रखिए और उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। ठीक है,
बस याद ये रखना है कि किस ऑथर ने या किसकी परिभाषा है। तो इसमें भी ज्यादा नहीं, कुछ गिने चुने नाम है, 7-8 नाम है जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण रूप से काम किया है। जैसे मैरी रिचमंड हो गई, तो मैरी रिचमंड ने व्यक्तिगत सेवा कार्य में बहुत प्रमुख रूप से काम किया है। फ्रीडलैंडर हो गए, ट्रेकर हो गए, कुनोपका हो गए, तो ये कुछ ऐसे नाम है। पर्लमैन हो गए, पर्लमैन ने व्यक्तिगत सेवा कार्य में बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। तो ये कुछ नाम हो गए। कुछ इंडियन नामों में देखें तो राजाराम शास्त्री का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक इंडियन ऑथर का आप याद रखें तो इसमें राजाराम शास्त्री हो गए, मनु देसाई हो गए, तो ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो उन लोगों का ही बस याद रखिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट याद रखिए और उन्हीं को अपने हिसाब से लैंग्वेज में पिरोने की क्षमता डेवलप कर लीजिए, तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं व्यक्तिगत सेवा कार्य के टॉपिक पे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।